हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रेडिट रेटिंग को लेकर के है। जैसा कि आप देखे होंगे फिच ने यूएस को डाउनग्रेड कर दिया है, वहीं आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है उन्होंने भी चाइना को डाउनग्रेड किया है, वहीं भारत को उन्होंने ओवरवेट किया है। तो इन सभी पैमानों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या यूएसए से विश्वास लोगों का खत्म हो रहा है? क्या चाइना का डाउनफॉल जो है वो रिसेशन की तरफ लेकर के जा रहा है? और ये कितनी खुशखबरी है भारत के लिए? क्या भारत बहुत जल्द यूएसए और चाइना को पीछे कर देगा? क्या ये संकेत दे रहे हैं? तो इन सभी चीजों को वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहेगा, तो प्लीज अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और जुड़ते हैं वीडियो के साथ में। तो बेसिकली ये आप देखेंगे, ये कुछ नंबर्स आपको अभी इतना टेक्निकली समझना नहीं है कि ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल बी, ये सब चीजें नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको सिर्फ बेसिक्स समझने की हम कोशिश करेंगे कि जब भी किसी कंट्री में जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो कंट्री के वॉलेटिलिटी के ऊपर होता है। कंट्री अगर स्ट्रॉन्ग है तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर कंट्री वॉलेटाइल है वेनेजुएला की तरह तो फिर वहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो ये साफ साफ बात है। तो बेसिकली आप देखेंगे यूएस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जब फिच ने ये बोला कि यूएसए का जो रेटिंग्स है उसको वो ट्रिपल ए से डबल ए में ला दिए, तो फिर प्रतिक्रिया आई, और प्रतिक्रिया ये आई कि ऐसा कुछ नहीं है, यूएसए आज भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसके पीछे का फंडामेंटल कारण है अगर आप समझेंगे तो, क्योंकि यूएसए आज वो कंट्री है, माना कि इसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है आप देखेंगे, लेकिन स्टिल 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का डेट है इनके ऊपर सिर्फ। मतलब आप समझ रहे हैं, भारत का इकोनॉमी 4 ट्रिलियन का है और इनका डेट सिर्फ 30 ट्रिलियन का है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा डेट, और ये डेट सेलिंग को लगातार अपना बढ़ा भी रहे हैं इसी वजह से। इसके ऊपर हमने बहुत पहले वीडियो करा भी था, तो आप जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये डेट बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन को वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यूएस का जो फेड रिजर्व है वो भी लगातार कहीं ना कहीं रेपो रेट्स को बढ़ाए जा रहे हैं। और क्योंकि वो बढ़ाए जा रहे हैं तो भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो भी लगातार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए जा रहा है, क्योंकि हमको तो कोप अप करना होगा ना। अगर वो बैंक ज्यादा ब्याज देगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर जो है वो यूएस में जाकर इन्वेस्ट करेगा, वो भारत में आकर के नहीं करेगा, क्योंकि उसको अगर वहां 5% मिलेगा और यहाँ 4% मिलेगा तो वो तो बोलेगा कि भाई एक तो सिक्योरिटी भी वहां ज्यादा है, ऊपर से इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तो चलो यूएस में चलते हैं। तो इस वजह से भारत को भी वो मेंटेन करना पड़ता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखेंगे यूपीएससी में सवाल भी आता है, तो ये जुड़ा हुआ है। फेड रिजर्व जो फैसला लेगा आरबीआई को भी इनडायरेक्टली मतलब उससे प्रोपोर्शनल होकर के ही रहना पड़ता है। ये आप देखेंगे यूएस क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड, व्हाट डज द लॉस ऑफ ट्रिपल ए रेटिंग मीन। तो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा ऐसा लॉस नहीं है, लेकिन ये पिछले 20 सालों में प्रोसेस होता रहा है। आप देखेंगे 2011 में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी उनके रेटिंग्स को कम किया था। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये ट्रस्ट अचानक से नहीं खत्म हो गया, ठीक है, ये इरोजन अचानक से यूएस का नहीं हो रहा है। ये धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा कि डाउनफॉल है और धीरे धीरे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रिसेशन की तरफ वो जा रहे हैं एक्चुअली। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये स्लो डाउन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बैंक के फेलियर्स भी आपने देखे यूएस में किस प्रकार से हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे एस&पी है, मूडीज है, सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, फिच है, और इनका मतलब भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ यूएस से जो है वो ट्रिपल ए में था बेसिकली, और ट्रिपल ए से आपको देखने को मिल जाएगा कि वो डबल ए में थे। तो वो प्राइम में थे कि बहुत बेहतरीन, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट कंट्री, लेकिन अभी उनका हाई ग्रेड में आ गए हैं। अब बात आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ओवरऑल में आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन स्टिल जो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स हैं वो इन चीजों को बहुत बराबर से देखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, ठीक है। तो वो सो कॉल्ड जो एस&पी, मूडीज हैं, इनके आंकड़ों के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये कमीशन चार्ज करते हैं और फिर कंट्रीज को उसके हिसाब से वो पैमाना देते हैं। और एस&पी वगैरह के ये मतलब इतना ये लोग जेन्युइन है कि तुरंत जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं वो इनकी बातों के ही आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक बार इन्होंने किसी कंट्री को डाउनग्रेड कर दिया तो वो सोचेंगे एक बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर इन्होंने एक बार किसी कंट्री को, जैसे हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत को उन्होंने एस&पी जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर है उन्होंने बेहतर बताया है। साथ साथ आप देखेंगे मॉर्गन एंड स्टैनली का जो रिपोर्ट है उन्होंने भी बहुत बेहतर बताया है। तो मॉर्गन एंड स्टैनली ये भी एक बैंक ही है यूएस का, इन्होंने भारत को ओवरवेट करा है। तो अगेन ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि भारत आज इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे बेहतरीन कंट्री निकल के आया है, और सबसे बड़ा मतलब लोग जो है वो सेंटर बन रहे हैं कि मतलब भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और चाइना को हम पीछे छोड़ रहे हैं। हालांकि हमें अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे दशकों तक चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया है और अभी भी हम कहीं ना कहीं 6-7% के आसपास पे ही ग्रो कर रहे हैं। तो हमको अपने ग्रोथ रेट को और बेहतर करना होगा, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली यूरोपियन स्टॉक्स जो है वो वीकेंड पड़ गए आफ्टर यूएस डाउनग्रेड, और जैसे ही ये चीजें आती हैं स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है और स्टॉक्स जो है वो नीचे गिरने लग जाते हैं। और आपको पता ही है यूएस अपने आप में विश्व का वो कंट्री है कि अगर इसको जुकाम भी हो जाए तो पूरे विश्व को मतलब कहीं ना कहीं छींकाना तय है।
ये हम मानते हैं। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं। साथ साथ आप देखेंगे तो 2011 का यूएस रेटिंग्स का डाउनग्रेड जो है वो 2 ट्रिलियन का एरर वगैरह, झारखंड का कनेक्शन भी बताया गया कि वहां के मतलब जो थे चीफ वो झारखंड से बेस्ड थे, इंडियन अमेरिकन। तो इस तरीके से मतलब चीजों को जोड़ा गया था कि उस वक्त का जब था मार्केट्स भी गिरा हुआ था, ठीक है। और फिच जो है वो अपने आप में कह रहा है कि लॉन्ग टर्म फिक्स, मतलब कहीं ना कहीं यूएस को अपने लॉन्ग टर्म पे काम करना होगा, वरना कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे प्रॉब्लम लाएंगी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो शायद नहीं समझ में आएगा क्योंकि यूएस बहुत बड़ा हब हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये यूएस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। गोल्ड जो है उसको अब सेफ्टी बूस्ट माना जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जब भी ऐसा कुछ होता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो डिक्लाइन करता है तो गोल्ड को ही सबसे बेहतर माना जाता है इन्वेस्टमेंट का सोर्स, कि चलो ये तो फिजिकल फॉर्म में होगा और कहीं ना कहीं अभी डिजिटल फॉर्म में भी गोल्ड होता है, लेकिन फिजिकल फॉर्म का गोल्ड बेहतर माना जाता है कि चलो इसको ऊपर आपको टैक्स कम लग रहा है, साथ साथ आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इसको आपको लिक्विड करना आसान होगा। तो तमाम बातें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि फिच डाउनग्रेड्स की वजह से भारत का इंपैक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी जो इन्वेस्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि पैंडेमिक के बाद से वैसे भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी चाइना से भारत की तरफ रुख करी है, वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया। तो उसी तरीके से ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये भी यूएस के बाद अब ऑप्शन जब ढूंढेंगे तो भारत को बहुत बेहतर विकल्प वो बन सकता है। भारत को अपने पॉलिसीज को और बेहतर करना होगा। हमारे यहाँ जो कहीं ना कहीं मणिपुर जैसे क्राइसिस हो जाते हैं आप देखेंगे तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में भारत के सेंटीमेंट्स को हर्ट करता है और भारत के एक इमेज को जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को फॉलो करता है इसको भी ये कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो हमें अपने इमेज को मेंटेन करके चलना होगा। साथ साथ में आप देखेंगे तो हमें अपने पॉलिसीज को बहुत मतलब स्टैग्नेंट रखना होगा कि कहीं ना कहीं स्टेबल हम रख सके। ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से आज फैसला बड़ा ले रहे हैं कल तुरंत छोटा लेंगे, इस तरीके से नहीं। एक फिक्स पाथ बनाना होगा, वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के चलना होगा। स्टॉक्स सिंक आफ्टर हिस्टोरिक यूएस क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड। और इसी के बाद में मॉर्गन स्टैनली का वो रिपोर्ट जहां इंडिया रेटिंग जो है वो ओवरवेट किया गया है और चाइना के रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया। हालांकि चाइना ने बोला कि मतलब ऐसा नहीं है, हमने तो बहुत दशकों से फास्ट ग्रोथ दिखाया है, भारत को वो कर पाना बहुत मुश्किल होगा, जो कि ऑब्वियस बात है क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी मतलब आप देखोगे कि वो 17-18 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं अपने इकोनॉमी का, जीडीपी साइज का। वहीं भारत आप देखेंगे तो 4 ट्रिलियन के आसपास का भी हम हैं। तो बहुत कुछ हमको करना बाकी है। मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, तो हमें इस लेवल पे अपनी चीजों को लेकर के आना है कि मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हो, जिसको लेकर के लगातार भारत सरकार जो है वो उस प्रकार से स्टेप्स उठाए जा रहा है। जैसे भारत ने जो BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी थी उसको भी बैन कर दिया, वो भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखोगे टेस्ला के लिए वो प्रमोट कर रहे हैं। साथ साथ अभी बहुत मतलब रिसेंट में रिपोर्ट रहा है कि भारत ने साफ तौर पर जो लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स जो हम इंपोर्ट करते थे मेड इन चाइना का, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल्ड वीडियो किया है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को समझ आ रहा है कि चाइना जो है वो या तो मतलब डंप करता है अपने गुड्स को भारत में ला करके, या फिर हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वजह से इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से हमको अपनी चीजों को बेहतर बनाना होगा और अपने चीजों को इतना लेवल पे लेकर के जाना होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इनसे मच बेटर परफॉर्म कर सके। तो ओवरऑल ये सारी बातें थी जो इस वीडियो से हमको समझाना था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको भी नॉलेज मिल सके। और चैनल पर बाकी भी वीडियोज हैं जो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।